Physics Pathshala beta. My name is Amresh and today we are going to discuss the second chapter of class 11th. डायमेंशन एनालिसिस बुक में आपको ये डायमेंशन एनालिसिस के नाम से ही चैप्टर मिलेगा, ठीक है। और उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है डायमेंशन फॉर्मूला। अब कुछ बातें पहले इस लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं बता दूं, क्योंकि थ्रू आउट द लेक्चर वो आपको शायद परेशान कर सकें। पहली चीज ये कि फिजिक्स का कोर्स आज से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। इसके पहले जो फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा था, यूनिट्स वगैरह आपको मैंने पढ़ाए थे, डायमेंशन मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था, वो सिर्फ एक फिजिक्स की हेल्प करेगी फिजिक्स में आपको, ठीक है। कोर सब्जेक्ट जो आपका है वो आज से शुरू हो रहा है, ठीक। सो वेलकम टू द फिजिक्स क्लास, बेसिकली आई कैन से। दूसरी चीज कि डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन फॉर्मूला बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आप उससे रूबरू होते रहेंगे। हर कदम पर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स आपको निकालनी पड़ेंगी। आपको पता है ये यूनिट है, जैसे मैंने कहा फोर्स, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अब जब तक आप फोर्स की यूनिट न्यूटन नहीं लिखेंगे तब तक आपका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं माना जाता। सिमिलरली डायमेंशन फॉर्मूले के साथ भी ऐसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई भी ऐसा होम एग्जामिनेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट हो, चाहे आप जेईई मेंस के एस्पिरेंट हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आईकार की तैयारी कर रहे हो, किसी भी हायर एजुकेशन में आप कंपटीशन अगर फेस करेंगे तो आपको उसमें डायमेंशन का एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन को आप देख लो, ठीक। डायमेंशन और एरर एनालिसिस जो नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, इससे 1 या 2 सवाल आपके कंपटीशन बेटा पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पूरे 2 साल अभी आप मेरे साथ फिजिक्स की जर्नी तय करेंगे, उसके बाद हायर एजुकेशन में भी जब आप जाएंगे तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूलेस को बार बार इवेलुएट करने की जरूरत पड़ती, बार बार आपको निकलवाया जाएगा, ठीक। अब क्लास 11th में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा भाई डायमेंशन एनालिसिस, इसका इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। हायर एजुकेशन में जाओगे तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे, मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा कि फोर्स का बताइए डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे। लेकिन उस पे बिना डायमेंशन फॉर्मूले के आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से पढ़ना है। मेरे ख्याल से 2 या 3 मॉड्यूल लूंगा इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए, मैक्सिमम 2 या 3 मॉड्यूल में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें तो आपको पहले से याद रखनी है। दूसरी चीज कि जब अभी लेक्चर आगे जैसे जैसे प्रोसीड होगा, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आपको मिलेंगी जो आप पहली बार सुने होंगे, ठीक है। जैसे विस्कोसिटी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फोर्स हो गया, या फ्रिक्शन फोर्स आपने पढ़ा होगा तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं आप किसी सरफेस के लिए, या आप अभी ग्रेडियंट पढ़ेंगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का ग्रेडियंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कुछ कांस्टेंट आएंगे, जैसे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ऑल्दो ये आप जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आप पहली बार सुने होंगे। तो परेशान नहीं होना है भाई, अभी तक जब आपने पढ़ा ही नहीं उन फिजिकल क्वांटिटीज को तो आप कैसे जानेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को आपको थोड़ा सा बताता चलूंगा क्या है वो, प्लस उसका फॉर्मूला बताऊंगा, आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपसे कह रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ तो आप सर पकड़ के बैठ जाओ, अरे यार ये क्या होता है, पहली बार सुन रहा हूँ। परेशान नहीं होइएगा, पढ़ाई नहीं आपने तभी कैसे जानोगे भाई, ठीक है ना। अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप लास्ट सीरीज चैप्टर क्लास 11 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के जो आप पहली बार सुनेंगे, तो उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं कि कैसे करेंगे, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, आप उस फॉर्मूले की मदद से उसको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे बिना किसी फिजिक्स के नॉलेज के। मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसका नाम मैं लूंगा, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं आपको पता है, उसके बावजूद भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला उसका आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, नर्वस मत होइएगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी याद कैसे करना है। देखा जाए तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक बेटा उठा के देखोगे तो उसमें 196 से 197 फिजिकल क्वांटिटीज हैं अलग अलग स्ट्रीम की, जिसके डायमेंशनल फॉर्मूलेस दिए गए, ठीक। कोई भी आप रेफरेंस बुक उठाओगे उसमें भी 150-200 डायमेंशनल फॉर्मूलेस की लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक। सब नहीं याद करना, कुछ बेसिक हैं उनको याद करेंगे, बाकी उन्हीं के टर्म्स हैं, उन्हीं की मदद से आप बाकी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। फिर आपसे कह रहा हूं बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और करिएगा भी नहीं। कैसे याद करोगे, 197 डायमेंशनल फॉर्मूले कहां याद करोगे, हर एक को थोड़ी याद करना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में, आपके होम एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, या कुछ ऐसी बेसिक है जिनके टर्म में बाकी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, उनको आपको याद कर लेना, बाकी सब अपने आप निकालने पे भरोसा करेंगे। डायमेंशन निकालना है, याद नहीं करना, ठीक है। याद करोगे तो फिर भूल जाओगे। 2 साल 1 साल मतलब 11th में प्रैक्टिस कितना कर लोगे ना, 12th में आते आते अपने आप चीजें याद हो जाएंगे आपको, ठीक।
तो लेक्चर शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं बेटा डायमेंशन होता क्या है। ठीक, अब देखिए यूनिट वाले चैप्टर में मैंने आपसे कहा था बेटा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को 7 फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ा गया है, ब्रेक किया गया है, और 2 आपकी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट थी, हमें सप्लीमेंट्री थी, यहाँ हालांकि उसकी बात नहीं करनी है। वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी, मैंने यहाँ चार्ट भी बना दिया है। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको आप कैंडेला कहते हैं, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं पूरे की पूरे यूनिवर्स में, नेचुरल लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड में, पूरी फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें केवल ये 7 फंडामेंटल है। ठीक है, 7 फंडामेंटल, और इसके अलावा बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको आप बेटा इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस, जो पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक, जैसे आपका वेलोसिटी है, आपका एक्सेलरेशन है, आपका फोर्स है, तो वेलोसिटी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं भाई। फंडामेंटल तो मास है, लेंथ है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब है। वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऐसी जो क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल नहीं, मींस अदर देन दीज 7 फिजिकल क्वांटिटीज, उनको आप बेटा इन सारे के सारे टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक्सप्रेस आप कर सकते हैं। अच्छा, अब होती क्या है डायमेंशन, अगर सेंस अगर समझना चाहो तो हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जब आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इन बेसिक क्वांटिटीज की पावर्स को बेटा हम रेज करते हैं, कुछ पावर्स लिखते हैं। ठीक है, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी डेफिनेशन मत जाना, अभी डेफिनेशन मत जाओ, अभी समझा रहा डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही कहते हैं। अच्छा, अब जरा सोचो, इस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है आपको। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या मास आप यूज करोगे, क्या लेंथ यूज करोगे, टाइम क्या यूज करोगे? आई थिंक डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट को इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज में से किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो आप? लेंथ के टर्म में। अपॉन टाइम, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा? टी, टी को ऊपर लेके चले जाओ, एल टी माइनस 1। मींस इस वेलोसिटी को आपने बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, टाइम इज अ काइंड ऑफ टाइम, टी टू द पावर -1, ये हो गया आपका। ठीक, ये जो एक लिखा आपने ना ये चीज, इसमें देखो एल की पावर कितनी है, यहां लिख सकते हो 1, और टाइम की पावर कितनी है -1। दीज पावर्स आर कॉल्ड व्हाट? डायमेंशंस। ठीक है, जो पावर आप लिख रहे हो ना, एल की पावर 1, टी की पावर 1, इसी पावर को आप कहते हैं बेटा डायमेंशन। ठीक, अब जरा डेफिनेशन पढ़ो। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स to which the units of base quantities are raised to represent that physical quantity। means किसी फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक यूनिट्स के पावर्स के टर्म में जो एक्सप्रेस करते हो, तो जो वो एक्सपोनेंट आप चढ़ा रहे हो या जो पावर जो आप लिख रहे हो, दोस पावर्स आर कॉल्ड व्हाट? डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब कुछ चीजें हैं, डायमेंशन फॉर्मूले को हमेशा बेटा आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाएगा जिसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना। जैसे मैंने ये लिखा है ना, इसको लिखने का तरीका सीखो। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का पहला वर्ड लिया आपने v, तो ये जो लिखा है ना मैंने, क्या लिखा है, ये आपका है डायमेंशन। इसको पढ़ें कैसे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप उसका एक वर्ड लेंगे जिससे वो रिप्रेजेंट किया है, तो वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हो, v और लार्ज ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब ये क्या निकालने जा रहे हो आप? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। इट इज इक्वल्स टू व्हाट? अब इसका फॉर्मूला क्या निकाला? ये निकाला था आपने, लार्ज ब्रैकेट एल टी माइनस 1। तो एल की पावर कितनी है? 1 है। टी की पावर कितनी है? -1 है। दीज पावर्स आर कॉल्ड व्हाट? डायमेंशन। ठीक, अभी जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है
जो इक्वेशन मैंने लिखी ना, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, दो बातें मैंने आपसे कही। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप, लार्ज ब्रैकेट के अंदर उस फिजिकल क्वांटिटी का एक सिंबल यूज करेंगे, ये ऐसे लिख दे, ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, यही LT-1। LT-1 इज व्हाट, डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर आप किसी डायमेंशनल फॉर्मूले को उस फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर देते हैं तो जो इक्वेशन मिलेगी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट, डायमेंशनल इक्वेशन। याद रहेगी बात, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, डायमेंशनल इक्वेशन इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला व्हाट, LT-1, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब ही समझ, फिर आगे बढ़े। डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब है कि वेलोसिटी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, उस वेलोसिटी के मेजरमेंट में लेंथ का डायमेंशन कितना है, 1, टाइम का डायमेंशन कितना है, -1। इसी को आप बुक्स में लिख पाएंगे, द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी इज 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी इज -1। यानी जो पावर चढ़ा रहे हैं वो है डायमेंशन, मतलब LT-1 डायमेंशन नहीं, L की पावर 1 T टू द -1। जो पावर्स आप रेस करते हैं, दोस पावर्स आर कॉल्ड व्हाट, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास है, जितनी भी है, उन सभी को आपको इसी के टर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड दिस फिनोमेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, डायमेंशन एनालिसिस, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, अब अगर ध्यान दो, एक चीज इसमें बता दें फिर आगे बढ़े, जिससे वो चीज आगे आप कंफ्यूज ना करें। इस इक्वेशन में देखो, अगर जैसे मैंने कहा कि किसी बॉडी की वेलोसिटी बेटा 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एक दूसरी बॉडी जिसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, एक और बॉडी है जिसकी स्पीड, नॉट वेलोसिटी, जिसकी स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जरा मुझे सोच के बताओ, इस वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? मेरे ख्याल से भी LT-1 ही आएगा। 4 मीटर पर सेकेंड जिसकी स्पीड है, उसकी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आएगा? LT-1 ही आएगा। और जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? उसकी भी डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 आएगा, आएगा नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि जब हम बेटा डायमेंशनल फॉर्मूलेस की बात करते हैं या किसी डायमेंशनल इक्वेशन की बात करते हैं, तो उस डायमेंशनल इक्वेशन में उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हमें सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी के बिहेवियर को देखना है। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहे जो, उस वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा LT-1 ही होगा। स्पीड है, स्पीड भी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आपसे मैं कहूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड लिखो, तो स्पीड भी क्या लिखते हो आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए आप क्या लोगे? L, टाइम के लिए क्या लोगे? T, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? LT-1। इसमें भी तो फॉर्मूला वही आ रहा है, क्योंकि स्पीड भी एक तरीके क्या है, वेलोसिटी बस उसमें डायरेक्शन हो जाती है, इतना ही अंतर आता है ना, बाकी बिहेवियर तो कोई बदल नहीं रहा, नेचर तो कोई बदल नहीं रहा। तो इस बात को याद रखिएगा कि जितनी टाइप की वेलोसिटी है, जैसे लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे, स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो फिर तो भाई मेरे वही सेम फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी ना, कि वेलोसिटी। ऐसा थोड़ी वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को माइनस कर जाके एक्सेलरेशन मिल गया, ऐसा तो होगा। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी भी अनदर वेलोसिटी। तो जितनी टाइप की वेलोसिटीज होंगी, उन सारे के सारे टाइप की वेलोसिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? LT-1। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखना चाहो ना, और अगर डेप्थ में चलना चाहो, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे भी आप लिख सकते हैं बेटा। क्या मास का कोई रोल प्ले है इस वेलोसिटी के मेजरमेंट में? क्या मास का कोई पावर या मास का कोई रोल हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब लिखेंगे m⁻0 LT-1। अब ये तो केवल 3 हो गए, आगे बहुत सारी और भी हैं, उन सब की पावर्स लिख के 0 लिखना होता है, बट कोई जरूरत नहीं होती है। मैकेनिक्स में, यानी कि आपकी क्लास 11 की ऑलमोस्ट 2/3 पोर्शन बुक जो है वो मैकेनिक्स से मिलके बनी है। तो मैकेनिक्स में आपको केवल इन 3 डायमेंशनल फॉर्मूलेस को यूज करना है, M, L और T। बहुत रेयर है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स आएगा तो उसमें एक एम्पियर केल्विन बढ़ जाता है, अदरवाइज पूरी की पूरी मैकेनिक्स को केवल आप इन्हीं 3 फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। आई प्रॉमिस यू, कोई और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं कोई यूनिट जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी की पूरी मैकेनिक्स को इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, जैसे वेलोसिटी क्या है, मैकेनिक्स का तो पोर्शन है LT-1 में।
मास का रोल कितना है बेटा 0, एल का 1, टी का -1। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, बट अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है। एल टी -1 ये भी आपका एक्सेप्टेबल है, ठीक। तो इतना याद रखना कि जितनी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है, स्पीड जितने भी तरीके की होगी सबका डायमेंशन फॉर्मूला एल टी -1। जितने तरीके के एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, चेंज इन एक्सेलरेशन है, जितने भी एक्सेलरेशन उन सबका डायमेंशन फॉर्मूला एक होगा, एल टी -2 आता है। जितने तरीके के फोर्स हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे कूलम फोर्स हो, चाहे वो रोटेशनल फोर्स हो, चाहे वो आपका लीनियर फोर्स हो, स्प्रिंग, कोई भी फोर्स हो, हर तरीके का फोर्स, अगर वो कोई फोर्स है तो उस फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। क्यों? क्योंकि बेटा डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल इक्वेशन में या डायमेंशनल फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड से तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ किससे मतलब है? फिजिकल क्वांटिटी के नेचर से। तो फोर्स ही होगा, भले 10 न्यूटन का हो चाहे 100 न्यूटन का हो, किसी भी तरीके का फोर्स हो, किसी भी सर्फेसिस के बीच में लगने वाला फोर्स हो, किसी भी चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हो, फोर्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स। So every kind of force will have same dimension formula which is called MT -2. Later on we will discuss about it. इतनी बातें समझ में। बेसिक डायमेंशन क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी कुछ पावर्स रेज करते हैं, तो उसी पावर को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। लिखा कैसे जाएगा? हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी के इनिशियल से यूज करते हैं, ठीक। और जब आप उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से इक्वेट करोगे तो जो इक्वेशन मिलेगी दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक डायमेंशन होता क्या है, ठीक। अब और देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देखो होने को जैसे मैंने कहा ना 197 200 के करीब है, बट मैं सारी आपको नहीं बताऊंगा, मैं केवल वही बताऊंगा आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है, जिसकी मदद से आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। और निकालें। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे दो चीजें एक साथ निकालेंगे। पहला तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूले की एक और खासियत होती है कि आप उस डायमेंशनल फॉर्मूले से बेटा उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी बना सकते हैं, बड़े आराम से बना देंगे। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के ना तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ना उसकी यूनिट याद करने की जरूरत है, सिर्फ आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला। जैसे मैंने कहा एरिया, अब एरिया क्या हो, जैसे मान लो कि स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप कर दे, लेंथ इंटू लेंथ कर देते हो। रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हो। तो आपको उस एरिया की कैलकुलेशन में उसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी अभी तक जिसको आप पढ़ के आए हैं उसका तो फॉर्मूला तुमको पता है, जो नहीं पढ़े हो उसको मैं बताता रहूंगा, और आप उस फॉर्मूले की मदद से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे और उस डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से उसकी यूनिट निकालेंगे, ठीक। जैसे मान लो मैं कुछ डिस्कस करता हूं, जैसे मान लो बेसिक बात करूं तो एरिया जैसे मान लो ले लो। अब एरिया बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एरिया का भाई? अब आपको पता है, जैसे मान लो मैंने कहा किसी स्क्वायर का एरिया निकालना, ठीक है, तो आप कहते हैं लेंथ का स्क्वायर, ये तो करते हो स्क्वायर ऑफ द लेंथ, ठीक। अच्छा, इस लेंथ के लिए इन सातों में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज करोगे? आई थिंक लेंथ ही यूज होगी। एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो तब भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही करोगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले क्या लिखेंगे आप? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या m का कोई रोल है लेंथ मेजरमेंट में? नहीं, यानी m का डायमेंशन क्या हो गया? 0। l लेंथ इंटू लेंथ है ना, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी कितनी बार है? 2 बार ला रहा है, यानी l टू द पावर 2। और क्या टाइम का कोई रोल है? नहीं। तो m0 l स्क्वायर t0। अब मैं बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको सिंपल एक ही बार लिखूंगा, वो आप अंडरस्टूड है कि m0 t0 उसमें होगा। अच्छा, यूनिट बताओ भाई, लेंथ किस में मेजर करते हो? मीटर में। तो यूनिट क्या हो जाएगी? लेंथ का स्क्वायर मतलब 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, यानी क्या? मीटर का स्क्वायर। ये हो गई आपकी क्या यूनिट? हो गई लेंथ, सॉरी एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा? एल स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा देखो, वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब आपके मन में ये डिलेमा होगा कि वॉल्यूम का भाई अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे मैं क्यूब का कहूं आपसे, क्यूब का वॉल्यूम बताइए, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक। एक एक करके सॉल्व कर दे। फॉर्मूला चाहे जो यूज करो, चाहे क्यूब का वॉल्यूम निकालो, चाहे आप स्फेयर का वॉल्यूम निकालिए, चाहे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालिए, किसी का भी वॉल्यूम निकालिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि वॉल्यूम विल रिमेन्स अ वॉल्यूम। तो हर तरीके के वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बेटा उसको दे रहा हूं। जैसे मान लो वॉल्यूम मैंने कहा क्यूब का बताओ, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यही होता है। चलो अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। चलो, तो लेंथ के लिए इन सातों में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज करोगे? सिंपल एल, एल मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ भी तो एक तरीके की लेंथ ही है।
हाइट भी तो एक तरीके की लेंथ ही है, यानी क्या आया L⁻3, यानी कि इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी शेप द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज हाउ मच 3 एंड द डायमेंशन ऑफ मास एंड टाइम इज 0। मास से कोई मतलब नहीं वॉल्यूम के लिए, टाइम से कोई मतलब नहीं वॉल्यूम के लिए। ठीक, ये तो मैंने क्यूब का निकाला है। ठीक, अब मैं आपसे कहूं आप स्फेयर का वॉल्यूम ही सबको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है। 4/3 एक नंबर है, पाई ये भी एक नंबर होता है, आर मतलब उस स्फेयर का रेडियस। ठीक, अब एक चीज सुन लीजिए, अभी हालांकि बाद में बात वो मैं करूंगा, जो ये प्योर नंबर्स होते हैं, जैसे 4/3 एक नंबर आएगा, नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। क्या इसमें से कुछ नंबर के टर्म में देखो मास लेंथ टाइम, इसको किसी नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते नहीं। 4/3 इज अ प्योर कांस्टेंट, वो एक नंबर है और नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ऐसे ही पाई क्या है, पाई भी तो एक नंबर ही होगा, 22/7 जिसको 3.14 आप कहते हैं। सो 4/3 पाई तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक, बचा क्या आर, आर एक तरीके की क्या है लेंथ है, तो लेंथ और इसकी पावर कितनी रेज करनी पड़ेगी आपको 3, आर की पावर 3। देखो आर इंटू आर लिख सकते हो ना, एल इंटू एल क्या आएगा एल क्यूब आएगा। तो देखो चाहे आप क्यूब का वॉल्यूम निकालो तब भी डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यूब आ रहा है, L⁻3 आ रहा है, और स्फेयर जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है L⁻3। ठीक, आप एक सिलेंडर का लोगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, सिलेंडर के लिए अगर निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई प्योर कांस्टेंट, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, बचा क्या आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, आर इज अ काइंड ऑफ लेंथ, रेडियस ही तो है, कर्व रेडियस जो आप लेते हो, तो आर एक लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर यानी L⁻2 इंटू हाइट भी तो एक तरीके की क्या है लेंथ ही है, यानी क्या इंटू एल। सॉल्व करोगे तो फिर क्या आएगा L⁻3। ठीक है, सो माय पॉइंट इज प्रूवन दैट कि कोई भी तरीके का वॉल्यूम, किसी भी शेप का वॉल्यूम, मतलब क्या है कि वो वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम है तो डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। ठीक है, और इस टॉपिक को, इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लो, इसकी जरूरत आगे जाके क्वेश्चन में पढ़ने वाली है। ठीक, तो मैं ये दोनों मिटा दे रहा हूं, मैं केवल आपको एक फॉर्मूला चार्ट में लिखवा दे रहा हूं कि जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का बेसिक जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या, वही एक लिख दे L इंटू बी इंटू एच। अब याद मत करना कि केवल L इंटू बी इंटू एच ही होगा, नहीं कुछ भी हो सकता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो सकता है, पाई आर स्क्वायर एच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अच्छा क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला बेटा इसका L⁻3। क्या यूनिट बना सकते हो, बिल्कुल, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर⁻3 यानी मीटर क्यूब। ये आगे क्या आपका वॉल्यूम की यूनिट आ गई, डायमेंशनल फॉर्मूले से देखो यूनिट बन रही है। ठीक, वो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी। डेंसिटी देखो उसके बाद, डेंसिटी, और ये बेसिक है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए डेंसिटी। ठीक, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला लिखे बेटा, मास के लिए क्या सिंबल यूज करोगे, कैपिटल एम, यानी हो गया क्या ये मास, अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या L⁻3। इसको ऊपर ले जा सकते हो तो क्या हो जाएगा m L⁻⁻3, यानी कि जो डेंसिटी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया mL⁻⁻3। यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट हो गई बेटा केजी, और सब एमकेएस में लिख रहा हूं केजी, एल मतलब क्या मीटर, और उसकी पावर -3, मीटर⁻3 यानी केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया क्या आपका यूनिट हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी हो गया। अब देखो ये जो टर्म बता रहे हैं ना, इसको जरा समझ लेना, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी का, आपने क्लास 9 10 में पढ़ा होगा, मींस डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होता है डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना। फॉर्मूला लिख दूं, उसको आप निकालने की कोशिश करो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो कहते हैं आप डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। देखो एक बात समझ भी लो, क्योंकि ये बड़ा बढ़िया टॉपिक है, अभी एक नई चीज आप सीखने वाले हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी की डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। क्योंकि देखो डेंसिटी क्या है ना, हर एक सब्सटेंस की बेटा अलग अलग होती है, वाटर की कुछ और होगी, आयरन की कुछ और होगी, मरकरी की कुछ और होगी, हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होती है। अब हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी याद करने में आपको हालत खराब हो जाएगी आपकी।
भाई कितने सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, अब हर एक की थोड़ी ना आप डेंसिटी याद करते रहेंगे। तो हमने एक तरीका बनाया, हमने कहा कि भाई हम डेंसिटी को किसी एक स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में हम मेजर करेंगे। अब वो स्टैंडर्ड हमने क्या बना, वाटर, कि वाटर के रेस्पेक्ट में कौन कितना भारी है और वाटर के रेस्पेक्ट में कौन कितना हल्का है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब जैसे मैंने कहा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8, इसका मतलब कि आयरन वाटर के रेस्पेक्ट में 7.8 गुना क्या है, भारी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, और जरा यूनिट निकाले पहले, डायमेंशन फॉर्म निकाले। देखो मैंने क्या कहा था, फिजिकल क्वांटिटी एक जैसी होगी तो उसकी डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा। तो भाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला ml-3 आएगा, ml-3 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी भी तो डायमेंशन फॉर्मूला वही आएगा ना, मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ और आएगा, वाटर की डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ और आएगा, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना, हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। डायमेंशन फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक, तो ये भी डेंसिटी कितनी होगी, ml-3 कट गया, यानी क्या मिला, डायमेंशन लेस। यानी कि बहुत सारी ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगी जिनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। देखो ml-3 कट गया, क्या बचा, डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं है। क्या इसकी कोई यूनिट होगी, अब डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, नीचे वाली डेंसिटी भी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, कट गया, यानी कि यूनिट भी नहीं है। लो देखो भाई, हो गया, कांड हो गया यहाँ पे, ना तो कोई डायमेंशन है और ना ही कोई यूनिट है। इसका मतलब क्या होगा, क्या अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब हमें उसको मेजर करने की जरूरत नहीं। या कभी कभी आपके मन में आता है, या हो सकता आता होगा, कुछ स्मार्ट होंगे जिनके मन में ऐसी बात नहीं भी आती होगी, बट कुछ मेरे जैसे होंगे जिनके मन में आता होगा डायमेंशनलेस का मतलब क्या, मतलब उसमें मास नहीं होता, मतलब उसमें लेंथ नहीं होता, मतलब उसमें टाइम नहीं होता। डायमेंशनलेस का मतलब ये नहीं। डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है, क्या देखो, डायमेंशनलेस का मतलब होता है बेटा, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है मतलब उसका मतलब ये है कुछ ऐसा, यानी कि उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू या उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट या वो फिजिकल क्वांटिटी खुद इस बात से डिपेंड नहीं करती कि मास की यूनिट कैसी ली गई है, लेंथ कैसे मेजर किया जा रहा है, टाइम कैसे मेजर किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास लेंथ टाइम के मेजरमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप इसकी यूनिट बदल दो तब भी उसकी वैल्यू वही रहेगी। जैसे मान लो, इसको मिटा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आयरन का केस ले लेते हैं, चलो, डेंसिटी ऑफ आयरन 7,800 kg पर मीटर क्यूब, ये है बेटा, ये आयरन की डेंसिटी है 7,800 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, ये आप सभी को पता होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? और जरा इस यूनिट में, जो यूनिट मैंने लिखी है, इस यूनिट में रिलेटिव डेंसिटी निकालें। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी बेटा, 7,800 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7.8 kg पर मीटर क्यूब से kg पर मीटर क्यूब कट गया, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन। जब मैंने यहाँ पे यूनिट केजी पर मीटर क्यूब लिया था, यूनिट केजी पर मीटर क्यूब लिया था, और चलो यूनिट बदल दें। हमने कहा भाई मैं मास को केजी में नहीं मेजर करूंगा, मैं टाइम को सेकंड में ही ले लूंगा, लेकिन जो लेंथ है उसको मीटर में नहीं मेजर करूंगा। एक दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लो, मतलब सेंटीमीटर, सीजीएस वाली ले लो। और ये तो हो गया किसमें, एमकेएस में, एसआई में। चलो, तो डेंसिटी ऑफ आयरन सीजीएस में अगर लिखोगे तो 7.8 आ जाएगी, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर ये कितना आएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आएगा। ये सीजीएस सिस्टम में हो गया। जरा डिवाइड करो, रिलेटिव डेंसिटी निकालो। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन क्या आएगा, देखो फिर तो वही आएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। 7.8 डिवाइडेड बाई कितना है, फिर से वही है ना, 7.8। अब अगर ध्यान दो तो यहां पे भी रिलेटिव डेंसिटी बेटा 7.8 है, और इस यूनिट में भी रिलेटिव डेंसिटी 7.8। क्या फर्क पड़ा, क्या कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेटिव डेंसिटी है उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास का
कौन सी यूनिट आप यूज करो कि सीजीएस यूज कर रहे हो या आप उसमें एमकेएस चले जा रहे हो, किसी भी यूनिट में चले जाओ, उसकी यूनिट से कोई भी फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला। वैल्यू वाली क्या आने वाली, सेम आने वाली। ऐसी चीजों को, ऐसी क्वांटिटीज को जिसकी यूनिट किसी दूसरे यूनिट में चले जाओ तब भी वैल्यू वही है, किसी तीसरे यूनिट में चले जाओ तब भी वैल्यू वही, ऐसे को हम कहते हैं डायमेंशनलेस। ठीक है ना, कोई डायमेंशन का फर्क नहीं पड़ रहा। और इसको याद रखना हमेशा कि किसी भी प्योर रेशियो का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कोई डायमेंशन नहीं आएगा। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं आएगा। रेशियो अगर कोई भी प्योर फिजिकल क्वांटिटी का है तो उसकी यूनिट भी नहीं आएगी। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन अभी बता भी देता हूं मैं, बट इतना याद रखिएगा कि जो प्योर रेशियोज हैं, जो आपके प्योर रेशियो है वो कैसे होंगे, डायमेंशन लेस होते हैं और उनकी यूनिट भी नहीं आती। ठीक, यूनिट लेस भी होंगे, डायमेंशन लेस भी होंगे। ठीक, अभी इसी जस्ट बात एक और पढ़ा रहा हूं, एंगल, वो भी याद रखना बहुत जरूरी है, आपके काम की चीज है। ठीक, तो ये समझ में आ गया ना रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है। मतलब यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एमके से मेजर कर लो चाहे सीजीएस से मेजर कर लो, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी या डायमेंशन लेस कहने का मतलब है। ठीक, अच्छा अब जरा देखो एंगल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत आपको मिलने वाला है। और इसको जो बता रहा हूं इसको याद कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में या एप्लीकेशन में, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। एंगल की बात अगर आप करो, एंगल, तो एंगल जो होता है ना वो डायमेंशनलेस होता है। एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो नहीं था भाई एंगल। ठीक है, एंगल कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। भाई क्या क्या लिखते फॉर्मूला याद करो, रेडियन वाले में आर्क अपॉन रेडियस, यही लिखते थे आप। आर्क एक तरीके की क्या है, लेंथ है। आर्क लेंथ तो लेंथ में मेजर करते हो, रेडियस भी एक तरीके की क्या है बेटा, लेंथ है। यानी क्या आया, m0 l0 t0। देखो ये भी डायमेंशन लेस है। एंगल कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है, लेकिन इसकी यूनिट होती है। यूनिट इसकी क्या होगी, रेडियन, रेडियन। और इसको याद कर लो, इसको याद कर लो हर कीमत पे। एंगल डायमेंशनलेस होता है लेकिन इसकी यूनिट होती है, क्या होती भाई, रेडियन। डेंसिटी, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी, या इसी को आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कह लो यार, और स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों शब्द देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डायमेंशनलेस है लेकिन उसकी यूनिट नहीं होती। इसका मतलब आप कह सकते हो, एक ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो, ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर यूनिटलेस, ट्रू और फॉल्स। दूसरा, ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। सभी डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूनिटलेस होती है, क्या ये ट्रू है भाई? हमने देखा कि हाँ ये डायमेंशनलेस है तो ये यूनिटलेस भी है, रिलेटिव डेंसिटी, बट यहां कहानी फंस गई। एंगल डायमेंशनलेस तो है लेकिन यूनिटलेस नहीं है, यूनिट होती, यानी कि ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर नॉट, सॉरी ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर यूनिटलेस, नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं कि सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूनिटलेस भी हो, लेकिन ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, ये बिल्कुल सही होगा। ये जान लो, जितनी भी यूनिटलेस क्वांटिटीज है, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटीज है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, जो प्योर रेशियोज होंगे, प्योर रेशियोज एक ही जैसे टर्म्स के रेशियोज हैं, जैसे यहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस तुम कर रहे हो, लेकिन ये एक जैसी डिस्टेंस नहीं, ये आर्क लेंथ में तभी मेजर करते हो जब डिस्टेंस बहुत छोटी हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा हो, मतलब कि सेम रेशियो नहीं है। ये प्योर रेशियो था ना, ये प्योर रेशियो था, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेन आ गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सारी की सारी यूनिटलेस क्वांटिटीज तो डायमेंशनलेस होंगी, लेकिन सारी की सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज यूनिटलेस हो ये जरूरी नहीं है, कुछ होती है कुछ नहीं होती। तो ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इतना पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं आपको एक चार्ट बनवाता हूं। ठीक, उस चार्ट में जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, पहले इतना कंप्लीट कर लो, आराम से कंप्लीट कर लो, फिर आगे बात करें। जो मैकेनिक्स के हैं पहले हम डिस्कस करने वाले बेटा,
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स में आपको मिलेंगे। मैकेनिक्स का मतलब वही किसके किसके टर्म में, एम एल और टी के टर्म्स में, जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक, जैसे चलो भाई, सबसे पहले मान लो आपका है एक डिस्प्लेसमेंट, मान लो यही शुरू करते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? तो आई थिंक आप बहुत ही श्योर होंगे, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, बात खत्म। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, अच्छा, इसी डिस्प्लेसमेंट में बेटा टाइम से जरा डिवाइड करो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वी गेट व्हाट, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सोचो क्या हो सकता है भाई, डिस्प्लेसमेंट ये था, मैंने कहा डिवाइडेड बाय टाइम, जो एल डिवाइडेड बाय टी, यानी क्या आ जाएगा, एल डिवाइडेड बाय टी का मतलब क्या है, एल टी माइनस 1, हो गया क्या, वेलोसिटी आपका। इस वेलोसिटी में फिर से एक बार टाइम से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय टाइम क्या मिलेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी इन वेलोसिटी विद इन टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी आपको मिलेगा बेटा फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, एक्सीलरेशन। और जितना लिखा रहा हूं ये सब याद करना है आपको, ये नहीं, इसमें नहीं कि इसको निकालने बैठ जाओ, नहीं, ये याद कर लो। एक्सीलरेशन क्या बताया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो गई वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मैं बता दे रहा हूं, देखो मैं इधर करता चलो, फिर यहाँ लिखता चलो। ठीक है, देखो वेलोसिटी का हो गया बेटा एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो आएगा, टी ऊपर जाएगा, टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 यानी क्या, एल टी माइनस 2, यानी कि एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिला आपको, एल टी माइनस 2। कोई दिक्कत? ठीक, चलो इस एक्सीलरेशन में मास को जरा मल्टीप्लाई करो, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन क्या होता है, आई थिंक फोर्स होता है, F इज इक्वल टू ma, है ना। यानी कि अगर एक्सीलरेशन में आपने मास से मल्टीप्लाई किया तो तुमको क्या मिला बेटा, फोर्स, वी गेट फोर्स। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप सोचो जरा, तो मास इनटू एक्सीलरेशन हुआ, मास के लिए बेटा यूज करोगे m, और एक्सीलरेशन कितना होता है, lt माइनस 2, lt माइनस 2, तो पूरा क्या आ जाएगा, ये देखो m l t माइनस 2, ये हो गया क्या, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, अच्छा फोर्स को जरा आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मजा क्या है याद करने का, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है तब तो खट से आप निकाल लेंगे। जैसे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आई थिंक वर्क होता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, स्क्वायर बंदी खुला रहने से हमें क्या मिलेगा बेटा, वर्क। अब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सोचो, अब अगर आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो आप खट से रखेंगे mlt माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और नहीं पता अगर फोर्स का तो तुमको फिर निकालना पड़ेगा भैया, मास इनटू एक्सीलरेशन करोगे। अब अगर एक्सीलरेशन का पता है तो मास इनटू एक्सीलरेशन तुरंत निकल गया, एक्सीलरेशन नहीं पता तो तुमको वेलोसिटी पर यूनिट टाइम करके एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। इसलिए जो बेसिक है इनको याद कर लेते हैं। ठीक, तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स हुआ बेटा mlt माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, लेंथ, यानी m L इंटू एल मतलब क्या, L स्क्वायर टी माइनस 2, या आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वर्क का बेटा, यानी m L t माइनस 2 किसका हो गया, वर्क का हो गया। ठीक, इतने में किसी कोई दिक्कत, पहले इतना कंप्लीट कर लो, ये तो बेसिक से हो गए। ठीक है, वर्क तक का। और चलो और बेसिक चले, वर्क को अगर आप टाइम से डिवाइड करते थे क्या मिलता था, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट, पावर। यानी वर्क को आपने टाइम से डिवाइड किया, क्या मिला, पावर मिला। क्या नीचे दिख रहा है, अरे अभी तो बहुत जगह है, चलो पावर मतलब क्या करना है, वर्क को टाइम से डिवाइड करना है। अब वर्क की यूनिट कितनी निकली बेटा, ml, गलती हो गई भाई, ml स्क्वायर कर दो। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बेटा ml स्क्वायर t माइनस 2, और मैंने कहा टाइम से डिवाइड करो, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, m
एल स्क्वायर और टी ऊपर गया मतलब क्या, टी की पावर -3, यानी पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिला आपको, एम एल स्क्वायर टी -3। ठीक, तो इतनी तो बेसिक है आपकी। ठीक है, अब इसको पहले अपने दिमाग के किसी कोठरी में बिठा के रख लो, फिर हम आगे बात करें आपसे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एल हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी एल टी -1 हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन, एक टाइम और ऊपर चला गया एल टी -2 हो गया, एक्सीलरेशन इनटू मास फोर्स होता है एम एल टी -2 हो गया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है एम एल स्क्वायर टी -2 हो गया, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम पावर होता है एम एल स्क्वायर टी -3 हो गया। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये तो इतने हो गए। ठीक है, और चलो और बात करें इसमें। देखो इधर आ जाओ, वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दो, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास क्या मिलेगा, याद करो, शायद मोमेंटम होता है, पी से रिप्रेजेंट करते थे, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी कितना एल टी -1, तो हमें क्या मिलने वाला है, ये मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक, अब अगर लिखना हो तो इसको क्या लिखोगे, सिंपली ऐसे ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी, स्मॉल पी होता है मोमेंटम का सिंबल, स्मॉल पी, क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी का एल टी -1 मल्टीप्लाइड बाय मास, यानी क्या हो जाएगा, एम एल टी -1। ठीक है, और देखो अब इसमें पूछते चले जाओ, बहुत सारे इसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, यहां जाओ फोर्स में, फोर्स को जरा ऐसे करो, इसको फोर्स को जरा एरिया से डिवाइड करो, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, याद है क्या मिलेगा, प्रेशर। याद करो, प्रेशर क्या होता था, फोर्स पर यूनिट एरिया। चलो, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर निकालने वाला है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम एल टी -2 अपॉन एरिया, एरिया का मतलब एल स्क्वायर, एम एल टी -2 फोर्स हो गया, एरिया क्या हो गया, एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कट गया, एक एल ऊपर जाएगा, एम एल -1 टी -2, यानी एम एल -1 टी -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, एम एल -1 टी -2। जो प्रेशर है यही डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा दो और फिजिकल क्वांटिटीज का आता है, एक तो आएगा स्ट्रेस का, स्ट्रेस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एम एल -1 टी -2, और एक और मिलेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको बोलते हैं, ईटा, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल -1 टी -2। अब यह नई चीज आपको सीखने मिली, नई चीजें सीखने मिली कि ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं जिनकी यूनिट्स तो अलग अलग होंगी, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं जिनका सेंस अलग अलग होगा, लेकिन उनके डायमेंशनल फॉर्मूले बिल्कुल सेम होंगे। अब कंपटीशन में ऐसे आपसे पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज ml -1 t -2, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज ml -1 t -2, राइट द टू न्यू यूनिट्स हु हैव द सेम डायमेंशन। ये आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा पहचानो इसमें से और कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट यही होगी, तो आपको दे देगा, स्ट्रेस भी दिया रहेगा, फोर्स भी दिया रहेगा, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया रहेगा, वर्क भी दिया रहेगा, और स्ट्रेस भी दिया रहेगा। पूछा जाएगा किसके होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सभी की फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक, इसको नोट कर लो, ये फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तीन चीजें होती हैं, ईटा, प्रेशर और स्ट्रेस। ठीक, अच्छा, और चलो और देखा जाए भाई, तो इधर आ जाओ, फोर्स में बहुत सारी मिलेंगी क्योंकि फोर्स बहुत बेसिक है ना, फोर्स में बहुत सारी मिलती हैं। अगर आप फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दो, देखो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, अब फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है बेटा सरफेस टेंशन। अब ये मत सोचो सर ये क्या होता है, अभी मिलेगा आपको सरफेस टेंशन, जब आप इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ोगे, मतलब 11th की सेकंड बुक जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। होता क्या बता देना, एक तरीके का ये फोर्स होता है, एक तरीके का फोर्स होता है जो पर यूनिट लेंथ होता है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका फॉर्मूला होता है। अभी आप सिर्फ इतना जानो बस, फोर्स पर यूनिट लेंथ कहाँ यूज करते हैं, जो आप देखो उस कभी कभी आप मॉर्निंग वॉक पे निकलिए या किसी क्लीन सरफेस पर, साफ सुथरी सरफेस पर एक छोटी सी वाटर ड्रॉप गिरा होता है तो वो स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करती है, दैट इज स्फेरिकल शेप इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक, तो क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गया, क्या बचेगा एम टी -2।
सो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ हमें मिलेगा सरफेस टेंशन, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, एम टी माइनस टू, ठीक, एल से एल कट गया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। अब सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का बेटा डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, एम टी माइनस टू, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्लास 11 में आपको पढ़ाऊंगा कि कोई स्प्रिंग होती है, उसको अगर आप खींचते हैं तो वो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, ठीक है। तो वहां एक लॉ निकल के आता है, अभी वो सब आपको पता नहीं है क्या होता है, उसी से निकल के आता है स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना, स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का और सरफेस टेंशन का, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम टी माइनस टू। और अगर इसमें देखो ना तो कॉमन जिसकी और भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है जिसका, तो वर्क का और टॉर्क इसका डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। वर्क का ही एक, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज भूल रहा था, देखो एनर्जी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी आपने पढ़ा होगा या अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 11 में एक थ्योरम पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसका सेंस मोटा मोटा क्या है बता देता हूं कि किसी भी बॉडी पे किया गया वर्क उसके अंदर क्या बनती है, उसकी एनर्जी बनती है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो आती कहां से है भाई, ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, तो कहां से आई, कुछ वर्क किया गया किसी बॉडी के ऊपर। जैसे मान लो इस मार्कर को मैं यहां से उठा के यहां ले जाऊं तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे आने की वजह से आएगी, अगर इसका मास m हो और ये हाइट मैंने h हाइट उठाई तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, कहां से आई, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो बेटा जो हम वर्क करते हैं किसी बॉडी को ले जाने में, ले आने में, कुछ भी करने में, अगर वर्क करोगे वही वर्क उसके अंदर क्या बनेगी, उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो जितने भी तरीके का वर्क है वो वर्क क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी, और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। एनर्जी चाहे जैसी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, अगर वर्ड एनर्जी आया तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-2 होगा। जैसे आप प्रूफ भी देख लीजिए, आप साइंस के स्कॉलर ना, मानते नहीं कोई बात। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², मैंने आपसे कहा नंबर्स का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला और उसका स्क्वायर है, ध्यान देना, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी क्या, lt-1, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया और उसका स्क्वायर, सॉल्व करो, m l² t-2 आया, ml² t-2। पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालोगे तो mgh, m का मतलब m, g का मतलब एक्सीलरेशन ही तो है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन चाहे जैसा हो, चाहे लीनियर एक्सीलरेशन हो, चाहे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, चाहे चांद पे चले जाओ, चाहे सूरज चले जाओ, स्मॉल जी दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्सीलरेशन एंड यूनिट उसकी lt-2 ही होगी। तो m का ये हो गया, g का मतलब lt-2 और h का मतलब फिर से a के ला गया, तो m l इंटू एल यानी l² t-2, देखो फिर ml² t-2, चाहे जैसी एनर्जी ले, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लोगे उसकी भी ये आएगी, ठीक है। तो हर तरीके की एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-2, जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का होगा, और वही किसका होगा, टॉर्क का। टॉर्क आपका रोटेशनल फोर्स होता है। जैसे कोई बॉडी आप लीनियर डायरेक्शन में आपने बॉडी को थ्रो किया, वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में गई, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं लीनियर फोर्स। लेकिन मान लो आपने एक ऐसा फोर्स लगाया जिसकी वजह से बॉडी घूम गई, यानी उसके अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट है, दैट रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, टॉर्क। क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, बाकी बात है, उसकी भी यूनिट वही आएगी, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, ml² t-2 ही आता है, ठीक। इतनी तो बेसिक से हो गई भाई। अब इसमें कुछ और भी है जो आपको, ये अभी केवल मैकेनिक्स में चल रहा हूं, प्योर मैकेनिक्स में है अभी आगे। अब इसके अलावा और तो कुछ है नहीं, मतलब होने को बहुत सारी हैं यार, बहुत सारी हैं, अभी तो मैकेनिक्स में बहुत सारी होंगी, बट अगर इतनी आपको पता है तो आपका काम अभी 11th का चल सकता है, अभी बेसिक शुरुआत के लिए। बाकी तो क्लास महारत तो आपको तब हासिल होगी डायमेंशन में जब पूरा 11th पढ़ लेंगे, क्योंकि 11th पढ़ने के बाद हर तरीके की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके होंगे और हर फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, तो मास्टर हो जाएंगे आप। लेकिन अभी मास्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अभी तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी टिकअप करने के लिए छोटे छोटे फॉर्मूले की, ठीक। अच्छा, मैकेनिज्म कुछ और भी है, जैसे मैं यहां लिख दूं, क्योंकि वो इस टर्म से, इस चार्ट से नहीं डिराइव हो पाएंगे, वो अलग से। जैसे मान लो टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड मतलब आपको पता है क्या, कैपिटल टी ना, एक ऑसिलेशन पूरा करने में, क्लास 11 में इवेंट ऑसिलेशन पढ़ोगे, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगने वाला टाइम, यानी टाइम है बेसिकली। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टी होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज टी। फिर है बेटा फ्रीक्वेंसी, अब ये जान लो,
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना, ये तो कहते हो। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड व्हाट फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो टी ऊपर चला जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा टी टू द पावर -1, और फ्रीक्वेंसी को मेजर किसमें करते हो बेटा हर्ट्ज में। पर सेकंड भी इसकी यूनिट होती है, उसी को क्या कहते हैं आप हर्ट्ज। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज कैपिटल टी, फ्रीक्वेंसी का टी टू द पावर -1, ठीक। एंगल का बता ही दिया, एंगल कैसा होता है डायमेंशनलेस होता है, यूनिट उसकी होती है कितनी रेडियन, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो। एक और देखो ग्रेडियंट, वो भी वर्ड आपको मिलेगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट का मतलब क्या है, देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट मतलब द फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। बात करता हूं, मैंने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या, देखो मैंने कहा कहां लिखे यार, इसमें जगह ही नहीं, इधर देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। बात कुछ नहीं करना, जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैंने कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब v डिवाइडेड बाय l, मैंने कहा करंट ग्रेडियंट मतलब करंट डिवाइडेड बाय l, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट मतलब दैट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। बात खत्म। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है lt-1, और ग्रेडियंट का मतलब l, मतलब l से l कट गया, क्या बचेगा t-1। अब देखो मजेदार चीज, t-1 वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायमेंशन फॉर्मूला है, और t-1 फ्रीक्वेंसी का भी। तो अब आपसे पूछ सकता है फाइंड आउट द क्वांटिटी विच हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जवाब क्या होगा उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में ऐसे पूछेगा, इसमें कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज दे देगा, उसमें पूछेगा इसकी डायमेंशन बताओ किसकी जैसे मिलती जुलती, ठीक। तो आपको उसका बेसिक टर्म पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता हो जाएगा, निकाल जाओगे। इतनी बातों को कर लीजिए। फिर आपको कुछ कांस्टेंट बताता हूं, कुछ कांस्टेंट, जैसे आपको कई तरीके कांस्टेंट, कुछ ऐसे कांस्टेंट मिलेंगे जिनका डायमेंशन होगा, और कुछ ऐसे कांस्टेंट मिलेंगे जिनका डायमेंशन नहीं होगा। तो जिसका डायमेंशन होगा उसको कहेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, ठीक है, गैस कांस्टेंट है कैपिटल आर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है केवी। ये सब ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन होता है। कुछ ऐसे कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं होगा, जैसे एंगल, एंगल जो आपने भी निकाला जिसका डायमेंशन कांस्टेंट तो होगा भाई, sin 30 1/2 होता है, बट 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो sin 30 इज कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं, इसलिए कैसा कांस्टेंट है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। पाई 22/7 3.14 इट इज अ कांस्टेंट, बट डज इट हैव अ डायमेंशन, नो इट्स नॉट हैव एनी डायमेंशन, सो इट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो कुछ कांस्टेंट्स हैं जिसका डायमेंशन होगा, और कुछ कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं होगा। तो कंफ्यूज मत होना सर कुछ का तो है कुछ का नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनका है वो मैं आपसे बता देता हूं, ठीक। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट्स जो आपको मिलेंगे बेसिकली यही मिलते हैं, 3 है वही बता दे रहा हूं, उससे ज्यादा कांस्टेंट होने तो बहुत है लेकिन मिलते नहीं बहुत ज्यादा, ये बेसिक 3 आपको मिलेंगे, ठीक। जैसे पहला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बेटा कैपिटल जी से लिखते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक। होता क्या है भाई, याद है कुछ फॉर्मूला ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं आप, F 2 मासेस m1 और m2 जिनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ये होता है F = gm1m2/r²। तो मैंने क्या कहा, पहले आप इसका फॉर्मूला बना लो, काम आसान हो जाएगा। कैपिटल G = क्या लिख सकते हो बेटा, G = फोर्स मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ द r डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, ये होगा G बराबर F इंटू r² अपॉन m1 m2। अब सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला को पता है, इसमें से सबका डायमेंशन फॉर्मूला रख दो। चलो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा m l t-2। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला याद है तो काम आसानी से हो रहा है, नहीं याद होगा तुमको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। इसलिए जो पहला चार्ट बनवाया था ना उसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी, भाई 8 फिजिकल क्वांटिटी याद कर लीजिए बस, जो मैंने भी बताया था, केवल वही 7 या 8 फिजिकल क्वांटिटी चार्ट की याद कर लीजिए, किसी भी एक डायमेंशन फॉर्मूले को निकालने की आपकी हैसियत हो जाएगी। सिर्फ उसको याद कर लो बस, वही 7 फिजिकल क्वांटिटी जिसके पहले चार्ट मैंने बनवाई है। तो फोर्स हो गया बेटा mlt-2, r क्या है, डिस्टेंस थी, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर ना, r का स्क्वायर मतलब कि लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, चाहे m1 हो चाहे m2 हो, मास इज अ काइंड ऑफ मास। तो एक मास इसका, एक मास इसका, यानी m2 m2 सॉल्व करो, एक m से एक m कट जाएगा, क्या बचेगा
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा, एक के ऊपर जाएगा ये m टू द पावर -1। यहाँ देखो l की पावर कितनी है 1, यहाँ l की पावर कितनी 2, बेसिस सेम होने पे पावर्स ऐड होती है, l की पावर 1 प्लस 2 यानी कितना l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, m-1 l3 t-2। याद रखना, बहुत सवाल इस पे लगवाऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। m-1 l टू द पावर 3 t-2, ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा देखो गैस कांस्टेंट मिलता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट याद है, पीवी बराबर आरटी या पीवी बराबर एनआरटी करते थे, एन नंबर ऑफ मोल्स होता था, ये आर क्या होता था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फॉर्मूला बनाओ पहले इसका, आर का फॉर्मूला आ गया बेटा P इंटू वी डिवाइडेड बाई टी, यही बना। अब देखो इसमें जो है एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस होने वाला है, आर का डायमेंशन फॉर्मूला तुमको निकालना है। चलो तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर इज इक्वल्स टू, पी क्या है, प्रेशर, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, याद है, याद करो। प्रेशर मैंने आपसे कहा था फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, एरिया का l स्क्वायर, एक l सेल कटा, l ऊपर गया, ml-1 t-2, तैयार हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। यानी प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा ml-1 t-2, वॉल्यूम, वॉल्यूम तुमको पता है ना, l क्यूब अपॉन टेम्परेचर। देखो नया टर्म आ गया, अब ये मास लेंथ टाइम नहीं है, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते थे, केल्विन यूज करते थे, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला में क्या यूज करोगे आप, केल्विन। देखो ये आ गए आप यहाँ पर, के सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू, m है, ठीक है, l-1 l टू द पावर 3 माइनस, देखो बेसिस सेम होने पे पावर्स ऐड होती है, -1 प्लस 3 यानी क्या, +2 ml स्क्वायर, t की पावर -2 एंड k टू द पावर -1। यानी कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आ रहा है, इसकी यूनिट क्या है बेटा, ml² t-2 k-1। ये भी याद करिएगा, जरूरत पड़ेगी इसकी। वंडर वॉल इक्वेशन का एक फॉर्मूला बहुत पहले आईआईटी पूछा गया था, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, अभी करा रहे हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। थर्ड देखो, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बेटा सिंबल होता है Kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिंबल स्मॉल के, सफिक्स में बी होता है। होता क्या है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर अपॉन एन, एन आपका अवोगाड्रो नंबर होता है। ये हो गया गैस कांस्टेंट और एन आपका क्या है, अवोगाड्रो नंबर। अब अवोगाड्रो नंबर मतलब नंबर है, नंबर का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, मतलब कि केवल ये आर का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वही केबी का होगा, यानी क्या, ml² t-2 k-1। कुछ बुक्स में के की जगह थीटा भी आपको मिलेगा, तो परेशान मत होइए, के और थीटा दोनों यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए, फंडामेंटल टाइम्स। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट बेटा फॉर्मूला ml² t-2 पर केल्विन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की ml² t-2 पर केल्विन। अच्छा क्या यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट निकाल दो, देखो आसान है, बस जो है उसको रखते चले जाओ, बात करते हो। मास मतलब क्या, केजी, एल मतलब क्या, लेंथ, मीटर स्क्वायर, टी टू द -2 यानी क्या, पर सेकेंड, और केल्विन मतलब क्या, ये ऐसे रहने दो, केल्विन कहाँ चेंज हो गया, तो ऐसे रहेगा, पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन, ये हो गई यूनिट किसकी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो याद भी नहीं करना है, अभी इसके इतना बड़ा याद करोगे तो मुश्किल होगी। ये याद कर लो, ये पता है तो ये निकल जाएगा, और ये पता है तो निकल जाएगा, 10-12 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम, किसी भी चीज की यूनिट आप डिजाइन कर सकते, ठीक। तो ये 3 कांस्टेंट आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस में, 3 कांस्टेंट बहुत मिलेंगे, ठीक है। और एक ऐसे कांस्टेंट फिर बता रहा हूं, ये है डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट्स है, ठीक है। अभी कुछ ऐसे भी होंगे जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होंगे, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसे आपका मैंने निकलवाया था एंगल होता है, एंगल वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट। अच्छा इसी में देखो, अगर आप अदर देन मैकेनिक्स चलोगे तो बहुत सारी चीजें और, जैसे करंट है भाई, टेम्परेचर तो सीख लिया, केल्विन आ गया, मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम आ गया, करंट भी देख लो, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कहीं मिलता नहीं, मोल काम से कोई मतलब नहीं, करंट और मिलेगी। जैसे करंट का सीखना हो तो चार्ज क्यों निकाले, देखो उसमें करंट अपने आप आ जाएगा, इधर करते हैं छोटा सा, देखो करंट, करंट मतलब क्या बेटा, कैपिटल आई, बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम्पियर, ए
क्योंकि करंट फंडामेंटल यूनिट है, वो किसी के टर्म में नहीं एक्सप्रेस होगी कि मास लेंथ टाइम के टर्म में एक्सप्रेस करो, दैट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसका करंट का फंडामेंटल ए। अब यहां से आओ चार्ज निकाले, चार्ज का मतलब क्या, क्यू से लिखते हो। अब चार्ज का फॉर्मूला बताना चाहिए, क्यू बराबर आई टी होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। आई का बेटा क्या, ए हो गया, और टी का मतलब क्या, टी हो गया, यानी क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, m0 L0 T इंटू ए, ये तो आएगा। यानी कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्यू या फॉर चार्ज द डायमेंशन ऑफ टाइम इज 1 एंड द डायमेंशन ऑफ एम्पियर इज 1 एंड द डायमेंशन ऑफ मास एंड लेंथ इज 0। ठीक, ये हो गया क्या, चार्ज का हो गया। तो करंट के टर्म में भी ऐसे आ सकता है, बहुत सारे करंट, डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया, कई सारी चीजें, बहुत देर से नहीं जाऊंगा मैं। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, इतने कांस्टेंट्स वो जो बेसिक से हैं वो उतने, इतने अगर याद कर लोगे तो सारे डायमेंशन फॉर्मूले आप निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, अब इसके बाद इतने डायमेंशन फॉर्मूले, इतने बेसिक से प्रैक्टिस आपको करनी है, फिर हम इस पे 4 लेक्चर पढ़ेंगे, मतलब 4 टॉपिक पढ़ना है हमें पढ़ना है इसके जस्ट बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, अभी नेक्स्ट मॉड्यूल में बात करेंगे उसकी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि आखिर इस डायमेंशन को पढ़ क्यों रहे हो, डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से क्या करते हैं। 3 एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, करेक्टनेस चेक करने के लिए किसी फॉर्मूले की, किसी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, किसी फॉर्मूले की यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बट उसके पहले सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में या कॉम्पिटिशन में, स्पेशली कॉम्पिटिशन में बहुत सारे सवाल आए। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, टिल देन इतने सारे डायमेंशंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, मतलब समझ में आना चाहिए आपको डायमेंशन का मतलब क्या है, फायदे क्या है। डायमेंशन फॉर्मूले से आप यूनिट आराम से निकाल सकते हो। डायमेंशन अगर आ गया तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बन सकता है कि हाँ, अगर किसी का डायमेंशन मास पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि उसके मेजरमेंट में हमें मास की भी जरूरत पड़ेगी और लेंथ की भी जरूरत पड़ेगी। अगर टाइम का पैरामीटर 0, मतलब टाइम कुछ भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इतनी चीजों को कर लीजिए, फिर नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, टिल देन टेक केयर।